नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे हमारे भारत सरकार के द्वारा एक पेंशन स्कीम नया लॉन्च किया गया है। पेंशन स्कीम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसके पहले हम लोग जानेंगे इसका बैकग्राउंड, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसके पहले हमारे पास क्या था और उसके पहले हमारे पास क्या था। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ओपीएस की। ओपीएस जो कि सबसे पहले ये बनाया गया था 1881 में, ये कंसेप्ट आया था अंग्रेजों के द्वारा। कॉलोनियल इंडिया में ही लाया गया था इसको। द प्रैक्टिस ऑफ पेंशन पेमेंट टू रिटायर्ड एम्प्लॉयज इज एविडेंट इन कॉलोनियल इंडिया सिंस 1811। जैसा कि बताया जा रहा है कि रिटायर्ड एम्प्लॉय के लिए आफ्टर रिटायरमेंट जो उनको सुविधाएं मिलती थी, जो उनको एक हर मंथ एक पर्क के रूप में, एक पेंशन के रूप में मिलता था, उसी को हम लोग बोलते हैं OPS. OPS has its origin since British rule when the Royal Commission on Civil Establishment in 1924 recommended half the salary during active services to be given as pension after retirement for its securities serving in India. इसका मतलब हुआ कि जब रिटायर कर जाते थे तो जितनी सैलरी, सपोज किसी की सैलरी अगर 10,000 रुपये थी, तो आफ्टर रिटायरमेंट उसे 5,000 का पेंशन हर महीने मिला करेगा उसके लाइवलीहुड के लिए, उसकी ज़रूरत के लिए। उसके बाद 1935 में क्या होता है इसका इवोल्यूशन, एडॉप्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1935 में, जैसा कि आप लोग इतिहास में पढ़े भी होंगे कि इंडिया एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। तो उसमें 1935 में, माफ़ कीजिएगा, 1935 में ये स्ट्रेंथेन किया गया इस ओपीएस को। और द प्रोविजंस ऑफ पेंशंस बेनिफिट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, एन एम्प्लॉय ज्वाइनिंग दी सेंट्रल और स्टेट सर्विसेज प्रायर टू जनवरी 2004 would receive pension payment as lifetime income securities from the time of retirement until death। कहने का मतलब हुआ कि 1 जनवरी 2004 से पहले जो भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी ज्वाइन किए होंगे जो लोग, उनको टिल डेथ, मतलब उनकी अंतिम सांस जब तक चलेगी तब तक वो रिटायर होने के बाद उनको पेंशन के रूप में उनको हाफ ऑफ द जैसा कि आपको बताया हमने, हाफ ऑफ द सैलरी उनको मिलता रहेगा, वो उस सैलरी का हाफ जिस सैलरी पे वो रिटायर किए हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो सोल्जर्स एम्प्लॉयड इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कंटिन्यूज टू हैव ओपीएस इन द फॉर्म ऑफ सर्विस पेंशन आफ्टर देयर रिटायरमेंट। देखिए, अभी कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें कि हमारे सोल्जर्स आते हैं, सोल्जर्स जो कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के हैं, जैसे जिसमें एयर फोर्स, आर्मी और नेवी तीनों आते हैं। उसमें वो उन तीनों को अभी भी ओपीएस उन तीनों में लागू है और ओपीएस के थ्रू ही उनको अभी भी पेंशन उनका जारी है, आफ्टर रिटायरमेंट उनको पेंशन मिलता है। उसके बाद और भी अगर एक्सेप्शन में बात करेंगे तो एमपीज एंड एमएलए जो हैं, जो सांसद और विधायक हैं, उनका भी लाइफ टाइम बेनिफिट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ही होता है, विथ कंटिन्यूड मंथली इनकम विथ ऑल अदर बेनिफिट्स आफ्टर सर्विंग ऑन वन टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स। अगर वो 5 साल तक के अपने टेन्योर को पूरा करते हैं कोई भी सांसद या विधायक, तो उनको जो पेंशन है वो जिंदगी भर मिलता रहता है। आगे हम लोग अगर बात करें तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं, आफ्टर 12 ईयर सर्विस, यानी कि अगर 12 साल, अगर मान लीजिए उन्होंने अगर 12 साल का सर्विस अगर सर्व कर दिया है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो वे भी एलिजिबल हो जाते हैं पेंशन के लिए, लाइफ टाइम डिफाइंड बेनिफिट पेंशन अंडर ओपीएस। इनके लिए भी ओपीएस अभी भी लागू है। अगर हम लोग बात करें, फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इन 2023, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर allowed that employees who joined the central government services as per post advertised or notified before 22nd December 2003 one time option to choose OPS before 31 अगस्त 2023। अभी देखिए, इसको हम लोग समझें कि सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन 2023 में आया, इसमें कहा गया कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर जो है,
allowed the employees who joined the central government services as per part advertised or notified, मतलब उसमें जो कहा गया है इसके जो ऑब्जर्वेशंस हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो फाइंडिंग्स हैं वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। और उसमें आप यहाँ पे बता पाना थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने उसको डिस्क्राइब नहीं किया है। तो उसको अगर चाहे तो ये फ्री कर दिया गया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं वो चाहे तो ये वेलफेयर फंड जो है इसमें वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने एक नया स्कीम लाया 2023 में। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है देखिए, द ओपीएस वाज अवेलेबल टू एम्प्लॉयज हु जॉइंड सेंट्रल और स्टेट सर्विसेज बिफोर जनवरी 1 2004। 1 जनवरी 2004 से जो पहले ज्वाइन किए हैं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट वो ओपीएस के लिए एलिजिबल है। रिटायरमेंट एज इनका 58 ईयर्स का था। अभी तो रिटायरमेंट ईयर्स एज वो अलग अलग प्रोफाइल में अलग अलग है, लेकिन मेनली अभी 62 साल तो है ही। जनरली सब जगह 62 या कहीं 65 या कहीं 60 इस तरह से है। 58 तो अब कहीं नहीं रहा लगभग। अगर हम लोग बात करें पेंशन ड्यूरेशन की, तो एम्प्लॉयज रिसीव देयर पेंशन पेमेंट एज लाइफ टाइम इनकम सिक्योरिटी फ्रॉम रिटायरमेंट अंटिल डेथ, मतलब जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक उनको पेंशन मिलता रहेगा, उसके लिए वो एलिजिबल हैं। आगे अगर हम लोग बात करें एनपीएस की, ये हम लोग अभी तक बात कर रहे थे ओपीएस की। अगर हम लोग बात करें एनपीएस जो कि बाद में लाया गया, तो एनपीएस जो लाया गया उसमें कहा गया एनपीएस जो है वो एक वॉलेंटरी है। ये आप ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं अपने वो। अगर हम लोग मेजर अगर जो बात करें कि डिफरेंस क्या है ओपीएस और एनपीएस में, तो ओपीएस क्या था कि उसमें एम्प्लॉय को अपना कुछ कंट्रीब्यूशन करना नहीं होता था, केवल उसमें गवर्नमेंट ये जो एम्प्लॉयर होते थे या गवर्नमेंट होते थे जिन्होंने नौकरी दिया है उनका कंट्रीब्यूशन रहता था, और वो सैलरी रिटायरमेंट के सैलरी का 50% वो रहता था, जो उनका पेंशन रहता था। लेकिन एनपीएस में क्या है कि एनपीएस में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है। जैसा अगर हमारी सैलरी अगर 1 लाख रुपए है, सपोज 1 लाख रुपए है, तो हम इसमें अगर चाहें तो मिनिमम 1800 रुपया हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और मैक्सिमम हम लोग चाहें तो 20,000 भी कर सकते हैं अपने पेंशन स्कीम में। तो इस तरह से आप कितना चाहते हैं उस हिसाब से अपना एनपीएस में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसलिए कहा जाता है ये वॉलंटरी है। अगर हम लोग बात करें तो ये सिंपल भी है। सब्सक्राइबर इज रिक्वायर्ड टू ओपन एन अकाउंट विथ एनी वन ऑफ द पीओपीज पॉइंट ऑफ प्रेजेंस और थ्रू एन ईएनपीएस, मतलब कहीं भी जहां पे ये अकाउंट खोला जा रहा है आप खुलवा सकते हैं, या एनपीएस ऑनलाइन भी ये खुलवाया जा सकता है। इट इज फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल किस सेंस में, कैन चूज देयर ओन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। जैसा कि हमने आपको बताया कि आप जो चाहे जितने का प्लान लेना चाहें उतने का प्लान ले सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि इसका रेगुलेशन कहाँ से होता है, क्योंकि यहाँ किसी का फंड इन्वॉल्व हो रहा है, पब्लिक का फंड इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसको रेगुलेट तो कोई तो करेगा ना। तो इसको रेगुलेशन के लिए एनपीएस इज रेगुलेटेड बाय पीएफआरडीए, प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डिपार्टमेंट जो है उसके थ्रू ये रेगुलेट होता है विद ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स एंड रेगुलेटर मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस रिव्यू ऑफ फंड मैनेजर बाय एनपीएस ट्रस्ट। अगर हम लोग बात करें एनपीएस ऑफर्स यू 2 अप्रोचेस टू इन्वेस्ट इन योर अकाउंट, एक है एक्टिव चॉइस और दूसरा है ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस का मतलब है कि आप खुद से जाकर के किसी एक आउटलेट पे ये पेमेंट करो या किसी वेबसाइट पे पेमेंट करो जहां से कि आपका एनपीएस में वो कंट्रीब्यूशन हो जाए। दूसरा है कि आपके अकाउंट में ऑटो डेबिट लग जाएगा, इनएच की फैसिलिटी आ जाएगी जिससे कि वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट होता रहेगा। ये दूसरा ऑप्शन है एनपीएस का। अगर हम लोग बात करें गवर्नमेंट अनाउंसेस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, अभी नया जो अभी आया है जिसका बहुत ही हल्ला है, यूपीएस जो हल्ला हो रहा है, तो यूपीएस यही है, यूपीएस यूनिफाइड पेमेंट स्कीम। एनपीएस का मतलब हो गया न्यू पेंशन स्कीम, सॉरी यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ये, और वो था न्यू पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम। अगर हम लोग बात करें हिस्टोरिक मूव ऑफ गवर्नमेंट है, ये बहुत ही जबरदस्त मूव है। इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट ने सोचे हैं अपने वेलफेयर के लिए, अपने एम्प्लॉयज
के वेलफेयर की बातें सोची गई है इसमें कहा गया है द स्कीम एश्योर्स अ पेंशन ऑफ 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ड्रॉन ओवर द लास्ट 12 months prior to this superannuation of for employees with minimum 25 years of service. For service between 10 to 25 years the pension is proportionate. अभी देखिए क्या है कि अगर इसको ऐसे समझें कि अगर किसी एम्प्लॉय सपोज नाम है उसका राम, तो राम ने अगर 25 साल तक की नौकरी कर ली है तो उसका जो पेंशन शुरू होगा आफ्टर रिटायरमेंट वो अगर बेसिक उसकी अगर बेसिक सैलरी मान लिया जाए 16,000 रुपये है, सपोज 16,000 रुपये उसकी बेसिक सैलरी है, तो 12 महीने की सैलरी इसकी कितनी हो जाएगी? 12 महीने की सैलरी हो जाएगी 1,60,000 1,60,000 प्लस 32,000 कितना हो जाएगा? 1,92,000 1,92,000 उसका हो गया साल भर का। और तो अगर हम लोग बात करें 12 मंथ के लास्ट 12 मंथ के जो सुपरन्यूएशन हुए उसका 50% एम्प्लॉय विथ मिनिमम ऑफ 25, हाँ इसका 50% कहने का मतलब अगर हो गया कितना बट्टा इसको अगर 2 कर दें तो 1,92,000 का हो गया 50,000 और आपका 46, तो यानी कि लगभग 96,000 रुपये 96,000 उसको हर महीने मिलेंगे पेंशन के रूप में। तो इस तरह से ये किया जाएगा। The UPS provides a guaranteed family pension equivalent to 60% of pension of the employee immediately before his or her demise. अगर जो सर्विस कर रहा है, जो नौकरी वाला है, अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसके जो ये होंगे, उसके जो नियर एंड डियर वन होंगे, उसके डिमाइस के बाद 60% एक लमसम अमाउंट उनको दे दिया जाएगा। सपोज उनके अकाउंट में अगर 2 करोड़ जमा है तो 2 करोड़ का 60% यानी कि 1 करोड़ 20 लाख रुपया तुरंत उनके फैमिली को दे दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो दी यूपीएस ऑल्सो एश्योर्स मिनिमम पेंशन ऑफ 10,000। अगर मान लिया जाए किसी का 10,000 से भी नीचे बन रहा है तो वो 10,000 से नीचे नहीं जाएगा, बल्कि पेंशन मिनिमम 10,000 से स्टार्ट होगा। एक बेंचमार्क बनाया गया है। मंथ ऑन सुपरन्यूएशन प्रोवाइडेड द एम्प्लॉय हैज कंप्लीटेड एटलीस्ट 10 ईयर। अगर 10 साल वो यहाँ एक लेकिन कंडीशन है कि वो 10 साल कम से कम नौकरी किए हुए होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें फिर से द स्कीम ऑल्सो इंक्लूड्स इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन एंड अ लंप सम पेमेंट अपॉन सुपरन्यूएशन रीइंफोर्सिंग द गवर्नमेंट कमिटमेंट टू एम्प्लॉय वेलफेयर। अभी देखिए जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सपोज इन्फ्लेशन रेट अभी सपोज 5% है, 4 प्लस माइनस 2 रहता है। ये बैलेंस मोड में यानी कि 2 से लेकर के 6 के बीच में इन्फ्लेशन अगर है तो सही है हमारी इकोनॉमी के लिए। तो जनरली हम जहाँ तक हम फॉलो कर रहे हैं जब से तब से देख रहे हैं कि इससे आगे पीछे नहीं गया है। एक बार सिर्फ 7 के आसपास गया था, 7% के आसपास। तो अगर हम लोग बात करें कि सपोज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसके अनुसार ये जो अपना पेंशन है, सपोज किसी को अगर 50,000 का पेंशन मिल रहा है तो ये पेंशन भी बढ़ेगा इन्फ्लेशन के अनुसार, उसके इंडेक्सेशन के अनुसार। इसी के साथ अगर हम लोग यहीं पे हम लोग अपना वीडियो को अंत करना चाहेंगे। इसी के साथ आप लोग से एक बात करना चाहेंगे कि अगर इसमें आप लोग को लगता है कि कहीं कुछ छूट रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने नहीं बताई हैं, चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी खास टॉपिक पे एक स्पेशल वीडियो लेके आया जाए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उस हिसाब से हम वीडियो बनाएँगे। और हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।